हेलो बच्चों। तो बहुत दिन बाद यार तुम लोग से फिर से मुलाकात हो रही है ड्यू टू हेल्थ इशू। बट अब ये मेरा प्रॉमिस है कि रेगुलर क्लासेस रहेंगी, फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा सेकंड लेक्चर है, काफी लंबे गैप के बाद आया। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो भी फर्स्ट लेक्चर में टॉपिक पढ़े हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस से, जो भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन हो या फिर कोई और बुक्स के क्वेश्चन हो, जैसे एससी वर्मा, डीसी पांडे के, तो सारे क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। पूरा क्वेश्चन सीरीज है, तो आप क्वेश्चंस को देखो। अगर क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आप वीडियो को स्किप करो, नेक्स्ट वीडियो देखना। नहीं आते हैं, क्वेश्चन को बढ़िया से देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, चलो फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो लगती है स्लो है तो आप 2x की स्पीड पे देखो। वीडियो को देखना जरूर, पूरा कंप्लीट कोर्स आप देखो। आपको क्लास 12, अपकमिंग क्लास 12 में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी प्रॉमिस है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग of term quantization of charge. Explain the meaning of term quantization of charge. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा। आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करना है। तो पिछले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाया हूं व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई टैब पे आपको उसका लिंक मिल रही होगी, आप उस लिंक पे जाओ, पूरा लेक्चर देखो, उसके बाद आओ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस कि हमारे पास किसी बॉडी पे जो भी चार्ज है वो पैकेट्स के फॉर्म में, और वो जो एक छोटा सा पैकेट है जिसे हम लोग फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, उसकी वैल्यू बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁹ मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी पे, कोई भी बॉडी, उस पे जो भी टोटल चार्ज होगा, क्यों जो भी टोटल चार्ज क्यों होगा, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा इस फंडामेंटल चार्ज के, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसे कहते हैं। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यही आपको यहाँ पर लिखना है। Quantization of charge means the charge on any body is the integral multiple of fundamental charge. ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया, आंसर लिख लेना। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वन कैन इग्नोर the quantization of charge, quantization of charge on large scale। मीन्स जब हम लोग बड़े चार्जेस के लिए बात करते हैं तो हम वहां पर क्वांटाइजेशन नहीं देखते। क्यों भाई, क्या वहां पर चार्ज क्वांटाइज नहीं है? जब बड़े लेवल के लिए आप बात करते हो, जहां पर बहुत सारे चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां पर हम क्वांटाइजेशन नहीं देखते, क्योंकि वहां पर ये जो क्वांटा ऑफ चार्ज है, जिसे 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम कहते हैं, ये क्वांटा ऑफ चार्ज बहुत छोटा बेटा, नेग्लिजिबल है। इसलिए लार्ज स्केल पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखना बेकार है। जैसे मान लो आप किलोमीटर्स में मेजर कर रहे हो कोई डिस्टेंस, और मैं कहूं सेंटीमीटर वाली स्केल से आप मेजर करो, तो वहां पर सेंटीमीटर से अगर आप किलोमीटर वाली डिस्टेंस को मेजर करोगे तो वो क्या पॉसिबल होगा आपके लिए? या फिर आप किलोमीटर जैसी डिस्टेंस में सेंटीमीटर का वेरिएशन देखो तो क्या अच्छा है? बिल्कुल नहीं। किलोमीटर्स के लिए सेंटीमीटर्स में अगर हम लोग देख रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। गलत इन द सेंस कि वो उसके लिए मायने नहीं रखता, नेग्लिजिबल है बेटा।
इसीलिए जब हम लोग लार्ज स्केल पे बात करते हैं तो वहां पर क्वांटाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? आगे चले। ये थोड़े थे रीजन टाइप के क्वेश्चन। अब न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए पॉलीथीन is charged by 3 into 10 to the power minus 7 coulomb on Ravi. Find the number of electrons transferred. कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा आप ट्रांसफर करोगे कि इतना कूलाम चार्ज पॉलीथीन पे आ जाए? तो मींस आपको चार्ज दिया है, आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा, आपको चार्ज दिया है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा। क्या करना है? आपको वीडियो को पॉज करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इजी है, और कमेंट सेक्शन में बेटा इसका आंसर लिखना। चलो पॉज कर लिया, सॉल्व कर लिया, चलो आगे चलते। तो कैसे सॉल्व होगा? आपको क्यू दिया है बेटा, क्यू दिया है, कितना दिया है? 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम, और आपको n निकालना है, n फाइंड करना है। फॉर्मूला पढ़े हो, q इज इक्वल टू n इंटू ई, और यहां से n इज इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन ई। देखो e इधर आ गया, q अपॉन ई। q बेटा कितना है? 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम, और E कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। बस सॉल्व कर लो और जल्दी से आंसर कमेंट कर दो। सॉल्व करो और जल्दी से आंसर कमेंट करो। चल छोड़ दिया तुम लोग के लिए, कमेंट सेक्शन के लिए मैं ये सॉल्यूशन छोड़ दे रहा हूं यहीं पे। आप इसे सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो क्या आंसर है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी का सेकंड पार्ट बेटा, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ चार्ज? एनी ट्रांसफर ऑफ मास चार्ज? एनी ट्रांसफर ऑफ मास? इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास? अगर ये कह रहे हैं कि बेटा कि यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन के नंबर निकल रहे हैं, अगर उतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो क्या कुछ मास भी ट्रांसफर हो रहा है? तो आंसर है यस, मास ट्रांसफर। भाई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कुछ तो मास होगा, इतू सा मास तो होगा। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कुछ तो मास लेके जा रहे हैं। हाँ नेग्लिजिबल है, मास का ट्रांसफर है बट नेग्लिजिबल है। तो क्या लिखो? यस, मास इज बीइंग ट्रांसफर्ड बट इट इज नेग्लिजिबल। मास ट्रांसफर होगा बट बेटा कैसा होगा? नेग्लिजिबल। क्योंकि तुम लोग जानते हो इलेक्ट्रॉन कितना मास लेके जाता है? -31 kg, -31 kg। तो इतना मास अगर कम ले जा रहा है तो ज्यादा ज्यादा कितना मास होगा यार? कुछ भी नहीं, इसलिए नेग्लिजिबल मास है। ठीक है, हो जाएगा। चले आगे, चल आगे चल, आगे चल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10 to the power 9 electrons are transferred from one body to another every second, every second, then
फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलम्ब चार्ज। अगर बेटा आपको 1 कूलम्ब चार्ज ट्रांसफर करना है एक बॉडी से दूसरे बॉडी, तो कितना टाइम लगेगा? जब आपको रेट दे दिया है कि 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहा है हर एक सेकंड पे, हर एक सेकंड पे 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो एक कूलम्ब चार्ज के लिए कितना टाइम लगेगा? मींस हमें यह पता लगाना है कि एक कूलम्ब चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो पहला हमारा काम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना 1 कूलम्ब चार्ज के लिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलता है बेटा? अभी पढ़े हो कि Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है और N बराबर होता है Q अपॉन E। Q आपको क्या दे दिया है? 1 कूलम्ब और E क्या दे दिया है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यहां से -19 को ऊपर भेजा तो 10 टू द पावर +19 हो गया, नीचे 1.6। 10 अपॉन 16 ये आप सॉल्व कर लोगे, कितना आ जाएगा? 0.67 इंटू 10 टू द पावर 90 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स बेटा जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम्ब के लिए इतने इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसे नंबर में लिखूं तो 6.7 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 6.7 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए। 7 ही आएगा, चेक कर लेना है। यहां पर 6.62 है, ठीक है। यहां पर ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। टाइम निकालना है आपको, तो तुम लोग जानते हो यार एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन जाए, तो इतने इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कितना समय लगेगा? तो तुम लोग क्या करो, टोटल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एक सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन। 6.2 इंटू 10 पावर 18, इसे डिवाइड करना है 10 टू द पावर 9 से। तुम लोग देखो यहां से ऊपर गया तो ये क्या बचेगा? 6.2 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकंड। 6.2 इंटू 10 पावर 9 सेकंड। क्लियर? तो इतना ये आपका आ रहा है 6.2 इंटू 10 पावर 9 सेकंड आंसर। अब एनसीईआरटी ने ईयर में दिया है तो ईयर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत? चले आगे। चल कुछ और क्वेश्चंस करा देते हैं तुम लोग को। कुछ और क्वेश्चन? How much positive and negative charge are present in 1 cup of water? 1 कप ऑफ वाटर में बेटा कितने पॉजिटिव चार्ज और कितने नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये आपको बताना। हाँ चलो एक कंडीशन ले लेते हैं कि 1 कप ऑफ वाटर का मतलब है बेटा 250 ग्राम वाटर। 1 कप का मतलब है 250, ये कंडीशन में दे देते हैं। ना दिया रहेगा अपने मर्जी से ले लेना है। एक कप मेरा 100 ग्राम का है सर, मेरा 200 ग्राम का, अपने मर्जी से। मैं तुम लोग को कंडीशन दे दूं। अब 1 कप में 250 ग्राम वाटर है और इसमें बताना है कितने पॉजिटिव चार्ज हैं और कितने बेटा नेगेटिव चार्ज है। अच्छा यार ये अगर पता लगाना है तो तुम लोग को पता लगाना पड़ेगा कि एक कप में वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल से हमें पता चल जाएगा। देखो वाटर का एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पता लगाते हैं। नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन बेटा उतना प्रोटॉन, ठीक है ना, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। तो देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हाइड्रोजन है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 और 2 कितने हो गए बेटा? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10। ठीक है। इसी तरह हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन in one molecule of H2O is equal to 10। ये भी 10। बट ये तो एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन। अभी तो हमें ये पता लगाना है कि 250 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल है। 250 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल है, और इसके लिए बेटा हम यूज करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री में आपको पाया जाता है मोल कॉन्सेप्ट। कहा जाता है किसी भी ग्राम को आप नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर लो, फिर एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर लो, एवोगैड्रो नंबर से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाए। तो हम भी वही करेंगे। हम क्या करेंगे? 250 ग्राम में कितने मोल होते हैं वो निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। सब पढ़े हो केमिस्ट्री, नहीं पढ़े तो आप पढ़ाएंगे। गिवन मास बेटा कितना है? 250 ग्राम। अब मोलर मास, वाटर का मोलर मास कैसे निकलता है भाई? इसका हाइड्रोजन का मास नंबर प्लस ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 60, हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। 16 और 2 कितना हो गया बेटा? 18। अब इसे डिवाइड कर लो, जो भी आए वो तुम्हारा नंबर ऑफ मोल है। जो भी आ रहा है वो क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल। कोई दिक्कत? सॉल्व कर ले। 18 बन जा 18। कितने? इसका आंसर क्या है बेटा? 13.33। कितने मोल्स आ गए? अब हमें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेगा बेटा नंबर ऑफ मोल से इंटू अवोगैड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करना और 10 से मल्टीप्लाई कर देना तो टोटल चार्ज आ जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। चार्ज पूछे तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर ले। तो ये जाते जाते मैं तुम लोग के लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को करना और उसके बाद इस क्वेश्चन का जो भी सॉल्यूशन आएगा आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखना। साथ साथ आज मैं एक पोस्ट करने वाला हूं अपने YouTube चैनल पे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करना। नहीं आएगा तो पहले हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने नए टॉपिक पे चलेंगे। ओके।